वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके की डोज नंबर 19 यानी टेस्ट नंबर 19 की चर्चा करने जा रहे हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित प्रतिदिन 50 प्रश्नों का ये संग्रह आपके सामने। और ये डोज नंबर 19 है जो हर रोज शाम 8 बजे आपको किसके रूप में, हमारे सवाल आपके जवाब के रूप में मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्विज के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? आपको मैं बता देता हूँ, राजस्थान के 8 जिलों को सिंचाई और 10 जिलों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है इंदिरा गांधी नहर से। इनमें से किन जिलों में सिंचाई हो रही है? अब आपको ऑप्शन देखनी है। चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। ये हो सकता है सभी में, क्योंकि लिफ्टों के माध्यम से भी जल जा रहा है। चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, ये यहाँ पे गलत हो गया। सिरोही बूंदी में नहीं पहुंचता, बूंदी सीधा ही कट गया। जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर। अब ये जैसलमेर में जाता है, बाड़मेर, झुंझुनू, लेकिन झुंझुनू यहाँ नहीं जाता। यहाँ क्या पेयजल उपलब्ध होता है? चूरू, बीकानेर, नागौर, सीकर, जयपुर, अजमेर, दौसा, ये तो वैसे ही कट गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर को सिंचाई होती है। 8 जिलों को सिंचाई और 10 जिलों को पेयजल होती है। याद रखना, इंदिरा गांधी हरिके बैराज से निकलती है और राजस्थान में खास महत्व रखती है, पश्चिमी राजस्थान में। दूसरा, इंडो जल निकासी परियोजना किस जिले में संचालित है? इंडो जल निकासी परियोजना किस जिले में संचालित है? भरतपुर, अलवर, जैसलमेर, हनुमानगढ़। और आज शाम 9 बजे आपको पीडीएफ मिल चुकी है। 9 बजे की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत, वाद्य यंत्र की चर्चा हम और लोक गीतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इंडो जल निकासी परियोजना हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान के किस जिले को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना से राजस्थान के किस जिले को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? उदयपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ या चूरू, किसको प्राप्त होती है? उदाहरण, भाखड़ा नागल परियोजना से श्री गंगानगर को सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध होती है। जबकि कल मैंने आपको बताया था सिद्धमुख नहर परियोजना है जो राजीव गांधी परियोजना है, उससे हनुमानगढ़ को। राज्य में एरिडोसोल्स मिट्टियां पाई जाती है। जल्द ही आपके लिए मिट्टियों का टॉपिक भी होगा। राजस्थान में एरिडोसोल्स मिट्टियां पाई जाती है। 2 दिन पहले सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने सारी मिट्टियों के बारे में चर्चा की थी। अब मिट्टियों के बारे में अगर जिले पता है तो आप क्लियर बता सकते हो। तो राज्य में एरिडोसोल्स मिट्टियां कहाँ पाई जाती है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर में पाई जाती है एरिडोसोल्स यानी शुष्क मिट्टी। किस नहरी जल के रिसाव और अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर के ऊपर आ जाने से भूमि दलदली हो गई है, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट हो गई है, यानी जिसको कह सकते हैं हम सेम की समस्या। इस नहरी जल के रिसाव और अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर के ऊपर आ जाने से भूमि दलदली बन गई है, यानी बहुत ज्यादा सेम की समस्या हो गई है। इंदिरा गांधी, रवि व्यास, नर्मदा या चंबल? सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। और आपको पता है, अभी इंदिरा गांधी का जो पेयजल और सिंचाई ले रहे हैं उनको पता होगा, इंदिरा गांधी में 3 महीनों की बंदी आ गई, यानी पानी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उसका निर्माण है किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है पीछे। भूमि की लवणता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूमि की लवणता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, ढेंचा की हरी खाद या फिर पोटेशियम? तो ध्यान रखना, भूमि की लवणता को दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। सेम की समस्या के निदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अगर सेम की समस्या है तो उसका निदान करने के लिए कौन सा कथन सत्य है? फलों के वृक्षों की कतारों के बीच में सेवन घास लगाई जाए, जैव विविधता को बचाए रखने हेतु इस क्षेत्र में छोटे छोटे अभयारण्य बनाए जाए, डिग्गी स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किए जाए, या उपयुक्त सभी? क्या उत्तर हो सकता है? और इसकी समस्या आपको मैंने बता दिया पीछे वीडियो में। अभी क्वेश्चन में इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज्यादा सेम की समस्या राजस्थान में और खास करके हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिले में, और सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ का क्षेत्र इससे प्रभावित है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में है? जोधपुर, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा या जैसलमेर? मैं क्वेश्चन
एक टॉपिक से कम चार चार पांच पांच एक साथ लेके आया हूँ, ताकि आपको ना हर एक क्वेश्चन के बाद परिवर्तन न झेलना पड़े जल्दी, क्योंकि हमारी भारत की जनता जल्दी से परिवर्तन सहन नहीं कर पाती है। तो आपको भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीन चार क्वेश्चन लगातार होंगे तो उससे संबंधित आपको बातें पता। वाष्पोत्सर्जन का मतलब जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जैसलमेर जिले में। राज्य के अधिकांश भूभाग टिवार्था के अनुसार किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? जलवायु का वर्णन किया जाता है ना टिवार्था, थार्नवेट, इनके हिसाब से, और कोपेन के अनुसार। तो ये तीनों पेपर में आते हैं। राज्य के अधिकांश भूभाग टिवार्था के अनुसार किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? अधिकांश भूभाग, BWH, BSH, BSH, CAW, AW, चार भागों में राजस्थान को बांटा जाता है। टिवार्था के अनुसार ध्यान रखना, BWH, BWH का मतलब क्या हुआ? BWH का, ये सॉरी, BSH के यानी अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा आता है टिवार्था के अनुसार। ये एक दिन में जब जलवायु का टॉपिक लेके आऊंगा तो तीनों के बारे में खूब चर्चा करूंगा। अगला देखो, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है राजस्थान का अभी जो जून महीना आने वाला है, आपको पता है जून महीने में हमारे मानसून आ जाता है, तो न्यूनतम वायुदाब किस जिले में होगा? बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। न्यूनतम दाब का मतलब वहां दाब, न्यूनतम दाब होगा तो तापमान ज्यादा रहेगा, और जहां उच्च दाब होगा, क्योंकि हवाएं कहाँ चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो उच्च दाब जहां होगा वहां तापमान कम होगा और बारिश होने के चांस रहेंगे। तो जून महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जैसलमेर में न्यूनतम वायुदाब हो जाता है। वर्षा की मात्रा व वनस्पति के आधार पर टिवार्था ने राज्य की जलवायु का वर्गीकरण कर इसे कितने भागों में बांटा है? टिवार्था ने वर्षा की मात्रा व वनस्पति के आधार पर टिवार्था ने राज्य की जलवायु का वर्गीकरण कर इसे कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 5, 6। ये पेपर में आते आते हैं। टिवार्था, थार्नवेट और कोपेन तीनों ही पेपर में आते हैं। पहले तो उनका पूछा था किस आधार पे उन्होंने वर्गीकरण किया, जैसे वर्षा की मात्रा और वनस्पति। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि इस वीडियो का नाम ये हमारे सवाल आपके जवाब है सिर्फ, यहाँ पे तथ्य नहीं है। तथ्य 9 बजे की क्लास में। तो चार भागों में, टिवार्था के अनुसार चार भागों में। अगला, टिवार्था के वर्गीकरण जलवायु में राज्य के चार जलवायु प्रदेश में कौन सा तथ्य शामिल नहीं है? इस प्रकार के पेपर में आते हैं, आपको चारों पता होना चाहिए उसका। फिर पहले तो टिवार्था ने किस आधार पे किया, या कोई भी जैसे वैज्ञानिक है उसने तीन ही है अपने राजस्थान में, और उसके अलावा कितने भागों में बांटा, और कौन कौन से और कौन से क्षेत्रों में, इस प्रकार के पेपर में आते हैं। तो अगला जल्दी अपने जलवायु से संबंधित और मिट्टी से संबंधित टॉपिक करेंगे, तो उसमें पूरा क्लियर करेंगे। तो देखो, चार जलवायु प्रदेशों में कौन सा शामिल नहीं है टिवार्था के अनुसार? AW, BSH, BWHW, CAW। कौन सा टिवार्था के अनुसार शामिल नहीं है? तो BWHW शामिल नहीं है, क्योंकि ये कोपेन के अनुसार शामिल है। राजस्थान में प्राप्त होने वाले पायरोसुलाइट, ब्राउनाइट और साइलोमिलेन किस धातु के एशक है? राजस्थान में प्राप्त होने वाले पायरोल्यूसाइट, ब्राउनाइट व साइलोमिलेन किस धातु के एशक है? ऐसे पेपर में आते हैं। खनिज का टॉपिक बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ता है, टफ टॉपिक माना जाता है। टंगस्टन के हैं, मैग्नीज के हैं, चूना पत्थर के हैं, या फिर जिप्सम के हैं। ऐसा का मतलब क्या होता है? ये इस रूप में निकलते हैं और इनसे शुद्ध करके और मैग्नीज निकाला जाता है। शुद्ध करके क्या निकाला जाता है? मैग्नीज निकाला जाता है, और खास करके बांसवाड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध जावर खान कहाँ स्थित है? राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध जावर खान कहाँ स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ये खनिज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। तो जावर खान उदयपुर में है, और लाना लाखा के समय यहाँ पे चांदी की खनन प्राप्त हुई थी। 15 नंबर देखो, टेल्कम पाउडर, रंगीन पेंसिल्स, कीटनाशक पदार्थों का निर्माण किससे किया जाता है? टेल्कम पाउडर, रंगीन पेंसिल्स और कीटनाशक पदार्थों का निर्माण किस खनिज से किया जाता है? जिप्सम, मैग्नीज, घिया पत्थर या कॉपर से? किससे किया जाता है टेल्कम पाउडर और रंगीन पेंसिल्स? तो घिया पत्थर से किया जाता है। राजस्थान का अब्रक उत्पादन में कौन सा स्थान है? आपको पता है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खाने हैं, लेकिन खनन उनका इतना नहीं किया जाता और गुणवत्ता इतनी नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, अब्रक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना, दूसरा स्थान है। कौन सा दूसरा? पहला आंध्र प्रदेश का स्थान है। किसका? AP आंध्र प्रदेश का है। और राजस्थान में सर्वाधिक
अबरक पूछे तो भीलवाड़ा केंद्र होती है, इसको अबरक नगरी भी कहते हैं। निम्न में से किसमें राजस्थान का एकाधिकार है? देखो ये टेस्ट है, 8 बजे की क्लास टेस्ट ही चलती है। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो ध्यान रखना, यहाँ तथ्य नहीं बचा देते, सिर्फ टेस्ट की प्रक्रिया है। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपको उत्तर देना है। अगर मुख्य तथ्य समेत तो 9 बजे की क्लास जरूर देखा करो और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखा करो, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है। तो निम्न में से किसमें राजस्थान का एकाधिकार है? चांदी में, टंगस्टन में, तांबड़ा में या सभी में? बहुत ही खास क्वेश्चन है, इस प्रकार के पेपर में आते हैं। तो सभी में। चांदी सीसा जस्ता के साथ निकलती है, टंगस्टन और तांबड़ा। एकाधिकार का मतलब लगभग 90 से 95% हमारे राजस्थान में ही होती है, वो है। तो चांदी अभी रिपोर्ट के अनुसार 98% हमारे राजस्थान में है, पूरे भारत का 98%, खास करके राजसमंद और उदयपुर में है। 98% चांदी हमारे राजस्थान में होती है, अभी करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था। टंगस्टन, डेगाना, नागौर ये तो विश्व प्रसिद्ध है। और तांबड़ा, तांबड़ा के खान हमारे राजस्थान में खास करके 2 जगह है, तांबड़ा टोंक की और अजमेर वाली। राजस्थान का अकेले 96% फेल्सपार किस जिले से प्राप्त होता है? राजस्थान का अकेला 96% फेल्सपार किस जिले से प्राप्त होता है? उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। तो अजमेर, राजस्थान का अकेले 96% फेल्सपार है, वो अजमेर में होता है, ध्यान रखना। अब पूछे कि पूरे देश में सबसे ज्यादा फेल्सपार कहाँ होता है? राजस्थान में, और फेल्सपार सबसे ज्यादा हमारे अजमेर में होता है। अगला, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है? ये पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया था, पटवारी प्री के अंदर क्वेश्चन आया था, या मेन के अंदर मुझे पता नहीं है, पिछले पटवारी में प्रश्न आया था। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है? मुंडवा क्षेत्र में, कपासन क्षेत्र में, स्थानु क्षेत्र में या बाड़ी क्षेत्र में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा सीधा क्षेत्र पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सानो क्षेत्र, जैसलमेर में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। ओएनजीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? एक महारत्न कंपनी है ओएनजीसी, जिसका काम होता है तेल, प्राकृतिक तेल, जो कुएं वगैरह खोदने का, या कहीं पोटास के भंडारों के खनिज खनन के सारे काम होते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जिसको कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ओएनजीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्न में से कहां पर सहकारी कताई मिल स्थापित नहीं है? राजस्थान के किस स्थान पर सहकारी कताई मिल स्थापित नहीं है? जयपुर, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ सहकारिता क्षेत्र में, गंगापुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर के अंदर सहकारिता कताई मिल नहीं है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में भी है, गंगापुर सिटी में भी है भीलवाड़ा में, और हनुमानगढ़ का सहकारिता क्षेत्र में, जो अब श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में आती है, पहले थी हनुमानगढ़ में, अब ये बंद हो चुकी है। अगला, जीवाणु खाद स्थापना, इसका ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रश्न कट गया। सहकारिता क्षेत्र में पहले, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? सहकारिता क्षेत्र में, सहकारिता क्षेत्र में पहले जीवाणु खाद कारखाने की स्थापना नेफेड द्वारा कहाँ की गई? सहकारिता क्षेत्र में पहले जीवाणु खाद, जीवाणु खाद कारखाने की स्थापना नेफेड द्वारा कहाँ की गई? क्वेश्चन आधा कट गया, ठीक है, पीडीएफ बनाते समय। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई? इसका जवाब आपको देना है जयपुर, भरतपुर, नागौर, राजसमंद। दोबारा प्रश्न फिर सुन लीजिए। सहकारिता के क्षेत्र में पहले जीवाणु खाद कारखाने की स्थापना नेफेड संस्था के द्वारा कहाँ की गई? तो भरतपुर के अंदर की गई। कौन फेड है? और ये क्वेश्चन राजफेड, कौन फेड, ये मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान राज्य जनजाति संघ है, राजस्थान राज्य वितरण प्रणाली संघ है, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता जागृति संघ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन फेड राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है। क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है। राज्य के किस जिले में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत की गई, वह जिला कौन सा है? राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत की गई, वह जिला कौन सा है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सबसे पहले हमारी जो सहकारिता की शुरुआत हुई थी वो भरतपुर से हुई थी। जैव उर्वरक का पहला सरकारी क्षेत्र कारखाना कहाँ स्थित है? जैव उर्वरक का पहला सरकारी क्षेत्र का कारखाना कहाँ स्थित है? जैव उर्वरक का पहला सरकारी क्षेत्र का कारखाना कहाँ स्थित है? भरतपुर, कोटा, जयपुर, जैसलमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतपुर के अंदर है। जैव उर्वरक का पहला सरकारी क्षेत्र का कारखाना भरतपुर में है। भारत में सहकारिता आंदोलन सन, भारत के सहकारिता आंदोलन में
सन 1912 का महत्व क्या था? सर एडवर्ड लो ने सहकारिता हेतु कार्य प्रारंभ किया। इस वर्ष सहकारी साख नीति अधिनियम पास हुआ। इस वर्ष सहकारिता के विकास हेतु दुर्भिक्ष आयोग की नियुक्ति हुई। इस वर्ष प्रथम सहकारी बैंक ने कार्य प्रारंभ किया। क्या उत्तर हो सकता है? 1912 का क्या महत्व था? इस वर्ष सहकारी साख नीति अधिनियम पास हुआ। राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना की गई 1957 में, 1958 में, 1959 में, 1960 में। और ये जो रीट के विद्यार्थी हैं, रीट लेवल फर्स्ट के पर्यावरण से जो संबंध है, पर्यावरण अध्ययन के अंदर ये टॉपिक में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है सहकारिता, ध्यान रखना, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना जो विद्यार्थी हैं। तो उत्तर हो जाएगा 1958 में राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना हुई थी। हरणी महादेव किस स्थान पे है? हरणी महादेव का मंदिर किस स्थान पे है? भीलवाड़ा में, जयपुर में, भरतपुर में या उदयपुर में? इसका हरणी महादेव का तो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। वह तीर्थ स्थल जो गालिब ऋषि के आश्रम के लिए जाना जाता है, वह तीर्थ स्थल जो गालिब ऋषि के आश्रम के लिए जाना जाता है, गलताजी, मचकुंड, रुनेचा, कोलाई। तो गलताजी जयपुर, जिसको मंकी वैली कहा जाता है। महान ऋषि मांडव्य की तपोस्थली तालवृक्ष किस जिले में स्थित है? महान ऋषि मांडव्य की तपोस्थली तालवृक्ष किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, सिरोही, बीकानेर। बहुत ही खास क्वेश्चन है हमारे सवाल आपके जवाब के इस वीडियो में, और इस प्रकार के प्रश्न है, बहुत सारे क्वेश्चन पहली बार पढ़ोगे आप। तो तालवृक्ष कहां पे है? अलवर के अंदर। कहां पे है? अलवर में। अगला, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के किस कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे? वह स्थान है, अजीत सिंह उस समय शासक थे, के लिए किस स्थान पर ठहरे थे? तो आपको पता होगा खेतड़ी महल में रुके थे कुछ समय के लिए, खेतड़ी महल, स्वामी विवेकानंद। और अभी खेतड़ी महल में स्वामी विवेकानंद के विचारों के दान करने के लिए डीजे साउंड वगैरह, वो डिजिटल वगैरह सिस्टम तैयार किया जाएगा, ये मैंने करंट में आपको पढ़ाया था। दौसा जिले का वह स्थान जहां 300 वर्ष ठाकुर राम सिंह ने भोजपत्र की बनावट का कुंड और गौमुख का निर्माण करवाया। इस गौमुख से सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। दौसा जिले का वह स्थान जहां 300 वर्ष पुराना ठाकुर राम सिंह ने भोजपत्र की बनावट का, भोजपत्र होता है ना, भोज का पत्र देखा होगा आपने, बनावट का कुंड और गौमुख का निर्माण करवाया। और इस गौमुख की खासियत, गौमुख मतलब गाय के मुख जैसा बनाया। सर्दियों में तो गर्म रहता है और गर्मियों में पानी ठंडा रहता है। वो कहाँ पे है? दौसा में, झाजी रामपुरा में, भांडारेज में है, तुंगा में है या हिंगवा में है? वो किस स्थान पे बना हुआ है? तो वो झाजी रामपुरा में बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र जिला जो यूनिगेज के इस जमाने में भी नैरोगेज लाइन से जुड़ा हुआ है, वह जिला कौन सा है? राजस्थान का वह एकमात्र जिला जो यूनिगेज के इस जमाने में, नैरोगेज लाइन है ना, रेलवे पटरियों की लाइन है, आपको पता है, मीटर गेज, नैरो गेज, वो वह कौन सा जिला है? करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर। और इस क्वेश्चन को तो आपने सुना होगा, वो जिला कौन सा है? धौलपुर। मनोहरी पर्यटन स्थल दमोह कहाँ स्थित है? मनोहारी पर्यटन स्थल दमोह कहाँ स्थित है? धौलपुर में, सर मथुरा में, बसेड़ी में या राजाखेड़ा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा दमोह। ये है सर मथुरा के अंदर। निम्न में से किसने अम्बेर के किले का निर्माण करवाया, जिसको वर्तमान में आमेर का किला कहते हैं? पहले आमेर का नाम अम्बेर था। आमेर के किले का निर्माण करवाया राजा मानसिंह, अकबर, दुल्हाराम या दुल्हे राय, मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर के किले का निर्माता कौन था? राजा मानसिंह। कौन थे? राजा मानसिंह। श्रृंगी ऋषि का लेख मेवाड़ के किस महाराणा के समय का है? यानी श्रृंगील ऋषि का लेख लिखा गया था, शिला लेख लिखा गया था, वो किस समय? उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? बप्पा रावल, चित्रांग मौर्य, महाराणा कुंभा या महाराणा मोकल? किसके समय लिखा गया था? तो ये लिखा गया था, आपको पता होगा, महाराणा कुंभा के पिता मोकल के द्वारा इस समय लिखा गया। सर्वप्रथम मराठों का राजपूताना में किस राज्य में प्रवेश हुआ था? ये मैंने आपको एक दिन बढ़िया तरीके से बताया था। सर्वप्रथम मराठों का राजपूताना के किस राज्य में प्रवेश हुआ? मेवाड़, बूंदी, जयपुर या जोधपुर में? उस समय स्वाई जयसिंह की कमजोर, स्वाई जयसिंह की मूर्खता की वजह से आपको पता है राजस्थान में मराठों का आगमन हुआ था, उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है। बूंदी के दलेल सिंह और बुद्ध सिंह, आपको पता है एक समस्या होती है और वहां मराठों का आगमन होता है, तो वो बूंदी, कहाँ पे? बूंदी में आगमन होता है।
अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत राज्य मराठा आतंक से बचे रहे? अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत राज्य मराठा आतंक से बचे रहे? यानी जैसलमेर बीकानेर, उपयुक्त दोनों। ध्यान रखना, मराठों ने जैसलमेर बीकानेर में आतंक नहीं फैलाया, यहाँ तक पहुंचे नहीं, वो पीछे ही मारवाड़ क्षेत्र में और खास करके जयपुर में सबसे ज्यादा इन्होंने, जो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है ना, उसमें सबसे ज्यादा आतंक मराठों ने मचाया था। सिरोही किन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? सिरोही जिला किन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? रणकपुर के जैन मंदिर, सोनी जी की नसिया, ऋषभदेव कालाजी के मंदिर या दिलवाड़ा के जैन मंदिर? किसके लिए सिरोही प्रसिद्ध है? तो आपको पता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रणकपुर के मंदिर पाली में है, सोनी जी की नसिया अजमेर में है, ऋषभदेव कालाजी का मंदिर उदयपुर में है। दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा या दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर, अब ये तो आपको पता लग गया कि ये सिरोही के अंदर है। कि आदिनाथ मंदिर का निर्माण, आदिनाथ या कह सकते विश्वदेव के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह, हमा शाह या भीम शाह, राणा कुंभा या वास्तुपाल ने? किसके द्वारा करवाया गया इसका निर्माण? तो उत्तर हो जाएगा विमल शाह के द्वारा। और दिलवाड़ा में विमल विषयी मंदिर है, आपको बताया। राजा सूरजमल कहाँ के महाराजा थे? जाट जाति के, प्लेटो जाट जाति के अफलातून महाराजा सूरजमल जाट। जब अगर आपको पता होगा कि राजस्थान की दो रियासतें जहां पे जाटों की रियासतें थी, तो भरतपुर, भरतपुर का उत्तर हो जाएगा। अगला, मोटे अनाजों की रानी कहा जाता है। मोटे अनाजों की रानी किसको कहते हैं? मक्का को, ज्वार को, चावल को या गेहूं को? मोटे अनाजों की रानी किसको कहते हैं? ये बड़ी बात है। देखो, राजा रानी, राजा रानी, लेकिन यहाँ पे मोटे अनाजों की रानी किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं, जो एक खरीफ की फसल है और दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक कैलोरिकल वैल्यू देने वाली फसल कौन सी है? सबसे ज्यादा कैलोरी, किलो कैलोरी होती है ना, कैलोरी देने वाली यानी कैलोरी की कीमत जाने वाली फसल कौन सी है? तो बाजरा है, जो खरीफ की फसल है। कौन सी? पश्चिमी राजस्थान में होता है सबसे ज्यादा। लेकिन 2017-18 की कृषि गणना के अनुसार सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है बाजरा का अलवर में, सबसे ज्यादा बोया गया बाड़मेर में, और सबसे ज्यादा सिंचाई युक्त बाड़मेर जोधपुर में हुआ। काजरी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन सुबह की यस्टरडे डोज में आपको दिया हुआ है, और वहां विद्यार्थी जिसने नहीं किया वो वहां पे कर लें। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में आपको 5 क्वेश्चन यस्टरडे डोज के लिए दिए जाते हैं और पीछे के क्वेश्चनों का करवाया जाता है आपको हल। तो काजरी है जोधपुर में, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई, 1959 में स्थापना हुई। और जो आफरी है उसका मुख्यालय भी जोधपुर है, जिसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये देखना, पेपर में आता ही है नाबार्ड की स्थापना। कई बार ये नाम नाबार्ड दे देता है, कई बार ये हिंदी में दे देता है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक। जो ग्रामीण क्षेत्र में ये क्या करती है? ऋण उपलब्ध करवाता है नाबार्ड। इसकी स्थापना बता देता हूँ, 12 जुलाई को हुई थी। अब सन आप जल्दी से मुझे बता दो। 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, पेपर में पूछा जाता है इसको। हरित क्रांति 1966-67 का संबंध किस फसल से है? ये आप जानते हो, हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है, जो एक रबी की फसल है। गुलाबी क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, गाजर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से है। किससे? झींगा। खाद्यान्न प्रसंस्करण की किस क्रांति से संबंधित है? खाद्यान्न खाने वाला जितना भी प्रसंस्करण से संबंधित, वो किस क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति। देखो, पेपर में आते ही आते हैं ये क्रांति वाला पक्का ही प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है कि जो हमारे भारत में क्रांति चल रही है किसी फसल पे या किसी पे, क्या एक जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको इस बातों का पता है या नहीं है, तो स्पेशल देता है। तो भूरी क्रांति है। कौन सी? भूरी क्रांति। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में लगता है, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में, रामेश्वर मेला धौलपुर में, विक्रमादित्य मेला उदयपुर में। क्या कौन सा इसमें से असुमेलित हो सकता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रामेश्वर मेला। ये आपको पता है बनास और चंबल सीप नदी के संगम पर सवाई माधोपुर में लगता है, तो ये असत्य है। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में देव सोमनाथ का मेला लगता है? राजस्थान के किस जिले में देव सोमनाथ का मेला लगता है, जो सोम नदी के संगम पर है, यानी सोम नदी पर बना हुआ है? तो वह डूंगरपुर के अंदर। सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर के अंदर। ये दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए?
मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और शाम 9 बजे की अभी जस्ट आधे घंटे बाद आपकी क्लास चल जाएगी राजस्थान की संगीत, लोक वाद्य यंत्र और लोक गीत।